क्या चंद्रशेखर रावण ने मायावती की उस राजनीतिक जमीन को खिसका दिया? क्या चंद्रशेखर के इस राजनीतिक फैसले की वजह से मायावती अंदर ही अंदर घबरा गई? और क्या मायावती इसका पलटवार सही समय पर चंद्रशेखर रावण को देने वाली है? जिन्होंने मेरे लिए दिन रात नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, कोई भी मुसीबत नहीं देखी, भूख प्यास उनका हाथ में छोड़ दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या चंद्रशेखर रावण ने मायावती की उस राजनीतिक जमीन को खिसका दिया है? क्या चंद्रशेखर के इस राजनीतिक फैसले की वजह से मायावती अंदर ही अंदर घबरा गई है? और क्या मायावती इसका पलटवार सही समय पर चंद्रशेखर रावण को देने वाली है? उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया चेहरा दलित के मसीहा के तौर पर उभर रहा है और इस चेहरे के कई राजनीतिक फैसले की वजह से उत्तर प्रदेश में लगभग 3-4 दशक से अपने राजनीतिक दबदबे को बनाए रखने वाली वो महिला नेत्री मायावती की रातों की नींद उड़ गई है। चंद्रशेखर रावण जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने इस राजनीतिक इरादों को बिल्कुल स्पष्ट ढंग से बताते हुए नजर आए हैं और इसके बाद ही देश और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा जो है वो बदल गई है। आज इसी तमाम सवालों के जवाब आपको इस खास रिपोर्ट में मैं देने जा रहा हूं और परत दर परत हर उस पहलू की जांच करेंगे, हर उस पहलू पर बात करेंगे जो आपके जहन में इस वक्त जो है गूंज रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर रावण की राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू और क्या वो राजनीतिक यात्रा के शुरू करने के बाद से अब तक अपने वो उस बड़े मकाम तक पहुंच पाए? और क्या देवबंद में हुए उस गोली कांड के बाद चंद्रशेखर रावण को ये बात समझ आ चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी स्थिति को कायम रखना है, अपनी स्थिति को बनाए रखना है, तो उसके लिए सियासत के रास्तों पर अभी से टटोलना हाथ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इससे साफ तौर पर यह जग जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव और खास करके जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें पार्टी की स्थिति क्या सुनिश्चित की जाएगी। और इन तमाम लड़ाइयों को जारी रखने के लिए उन्होंने जो है बीते 2 दिन पहले ही जंतर मंतर पर अपने तमाम देश भर के समर्थकों को जुटाकर मात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आप कहें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि प्रदेश के और खास करके विपक्ष के उन तमाम बड़े चेहरों को एक संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनावों में अगर उनको नजरअंदाज कर दिया गया तो इसका खामियाजा किस ढंग से जो है भुगतना पड़ सकता है। आपको सबसे पहले यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर रावण की जमीन है राजनीतिक, उस जमीन की हकीकत क्या है? इसी पूरी हकीकत को जानने के लिए हमारे सहयोगियों ने जंतर मंतर पर जाकर उनके समर्थकों से बातचीत कर परखने की कोशिश की कि क्या वाकई चंद्रशेखर रावण बड़े मंचों से जो वो बड़े बयान देते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं, क्या उन दावों की कोई हकीकत भी है या फिर ये मात्र फसाना है? तो सुनिए आप उस खास रिपोर्ट। आज तक का ये उनका, लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी, वो कर सकती है, उनकी अपनी सोच है। हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है बहन जी, हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती
मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आए। बताएगा भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे उनका बहन जी बताएंगे वो क्या निर्णय लेते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। अच्छा, आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन पर अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? वापस लौट जाएंगे या यहीं रहेंगे? इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर, और भाई को न्याय दिला के नहीं होती है। हम लोग तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आप लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिर्फ इतना ही नजारा नहीं है, बल्कि आप जिधर भी अपनी नजरों को घुमाकर देखेंगे आपको चंद्रशेखर आजाद के समर्थक इसी तरह से खड़े हुए नजर आएंगे। चाहे आप इधर की तरफ देख लीजिए या फिर आप इधर की तरफ देख लीजिए या फिर आप उधर की तरफ देख लीजिए, जंतर मंतर का हर एक कोना इस वक्त भीम आर्मी की आवाज से गूंज रहा है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है, भीम आर्मी के चीफ है, उन्हें जिस तरह से लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार ऐसी तस्वीरें शायद देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली होंगी, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या ये भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद को इंसाफ दिला पाएगी? क्या यहाँ पर केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर कर पाएगी? और देखिए लगातार आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी है जो चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देने के लिए आ पहुंची है। सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर जानना चाहूँ। मेरा नाम ममता और मैं आजमगढ़ से आई हूँ। यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, ऐसे माहौल में अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर आज ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आप पहुंची। सवाल ये है, चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला होता है उस पर लगातार जो राजनीति की जा रही है, क्या लग रहा है इस राजनीति का अंजाम साल 2024 में कैसा होगा? उनकी सरकार जाएगी, जो चाल चल रहे हैं उनकी सरकार पक्की जानी है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद सीधे सीधे जो पिछड़े वर्ग वोट बैंक है वो बीजेपी से दूर हो जाएगा। हाँ, सारे भाई साहब को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि जो यहाँ पर दलित वोट बैंक है उसका पूरा समर्थन बीजेपी के पास है। बीजेपी तो बहुत सारे दावे करती है। बीजेपी के दावों का क्या है? बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रही है। चलिए हम उनके हिंदू राष्ट्र से तैयार भी हो जाते हैं। क्या वो अपने बहन बेटी की शादी हमारे दलित समाज में करेंगे? हाँ। ये सवाल मेरा मोदी से है। वाकई में क्या वो हम तो शादी। यहाँ पर ना आपने बहन बेटियों की बात की, एक यहाँ पर आपसे सवाल मैं मणिपुर को लेकर के पूछना चाहूंगी। परसों एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर आई मणिपुर से, जहाँ पर दो बेटियों को, देश की उन बेटियों को जिन्हें मान सम्मान कहा जाता है, उन्हें नग्न कर घुमाया जाता है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करा जाता है, और उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। बेटियों के सम्मान की बात वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में अगर ऐसा हुआ है तो राजस्थान में भी तो हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी तो हुआ है। तो जिस तरीके से बेटियों पर भी राजनीति हो रही है, लगातार राजनीति का शिकार देश की बेटियां होती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है, क्या बेटियों का समर्थन अब देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा? मोदी का ये तो काम है, वो ही हर जगह करवा रहे हैं। यहाँ पे भी वही करवा रहे हैं, वहाँ पे भी वही करवा रहे हैं। ये कह रही है कि कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जी, पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार है। और उसके जिम्मेदार कौन? मोदी जिम्मेदार है। सब कुछ उनके ही अंदर है ना। आप ये देखिए, ये वही जगह है, यहाँ पर अभी 2 महीने पहले तक देश की बेटियां, पहलवान खिलाड़ी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत मिले हैं, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। फिर भी कल ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी जाती है। ऐसे देश में आखिरकार किस तरह से मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि बेटियों का विकास हो रहा है? मोदी जी बेटियों को बस ऐसे कह रहे हैं। बेटियों को उनका कोई समर्थन नहीं है, कोई भी वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है मोदी को बेटियों की तरफ से। अच्छा देखिए, यहाँ पर चलिए, ये तो महिला है, हो सकता है कि शायद महिलाओं के सम्मान को लेकर ये मोदी जी पर हमला बोल रहे, लेकिन मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आप सभी ने देखी। आप सभी से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से बेटियों के साथ ऐसी भयावह तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सब क्या कहना चाहते हैं? को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो देश की बहन बेटियों के। वैसे तो बोल रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरी तरह से फेल है सरकार। कहा जा रहा है ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो अब एक के बाद एक सामने आएंगी। ऐसे में
तो आपने सुना, लोग ये कह रहे हैं, लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो चंद्रशेखर रावण को फिर से एक बार उस बड़े मजबूत ढंग से जो है चुनाव में अपने समर्थन को देंगे, और साथ ही जो वो तमाम पार्टियां हैं जो उनको कम आंक रही हैं उनको एक सबक भी सिखाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अपने ऊपर हुए उस गोलीकांड पर, उस हमले पर जिस ढंग से सरकार को चेताया है और ये कहा है कि वो इस गोलीकांड को भूलने वाले नहीं है, और भरे मन से उन्होंने जिस अंदाज में अपनी इन बातों को रखा है वो काफी ज्यादा जो है डराने वाली है केंद्र की सत्ता को, देश के प्रधानमंत्री को। पहले तो आपको चंद्रशेखर रावण के इस पूरे बयान को सुनिए कि वो कैसे घूम घूम कर मंच पर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं, और उनके हर एक शब्द को अगर बारीकी से आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये राजनीतिक आग जो लगी है चंद्रशेखर रावण में वो बुझने वाली नहीं है। पहले आप चंद्रशेखर रावण के इस बयान को जरूर सुनिए। आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया। आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, डीजीपी का ये बयान आया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को, वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, राज का दिन है, चाहे मैं सीए एनआरसी में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए। जहां रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-2, 3-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही जब मैं पहलवानों के अंदर, मैं आदमी भूलता नहीं हूं भाई, जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून हूं, मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, और चाहे फंस पर रहूं या अर्थ पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखना। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि यह देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा, ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया
या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया, मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है आपके ऊपर, मुझे गर्व है कि मैं गरेट समाज में जन्मा था। मेरा समाज गरेट है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरेट रहेगा। मुझे इस बात का गर्व है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज के जो हालात है ना, इन हालातों में एक गरीब के बेटे को रोकना जो ईमानदार भी है और संघर्षशील भी है और जिसके गले में पट्टा नहीं है किसी का, वो बड़ा खतरनाक है। जब मैं कहता हूं ना, मुझे आदत है, हम पश्चिम के लोग हैं, तो भाई आप इसे हम ही मानना करो, ठीक है? इसे आप हम मानना करो सारी, क्योंकि भाई मैं भी तो भीम आर्मी का आपकी तरह सिपाही हूं, एक छोटा सा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जो पैदल चल गए, दोनों हाथ उठा के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो साइकिल से आए। फिर मैं धन्यवाद दूंगा उनका जो बारिश में भीगे, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करा, उनका हौसला नहीं डिगा, जिन्होंने औरों को भी प्रेरित किया। और फिर मैं धन्यवाद दूंगा जो बस से आए, ट्रेन से आए, कैसे कैसे आए, भूखे पेट आए, कैसे आए। मैं आज अपने परिवार के बीच में हूं, नेता नहीं हूं, यहाँ आपका खून हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बात की शुरुआत में ही। अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं गरीबों की, कमजोरों की, पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, और फिर गांव के गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी। किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी के पानी छूने पे हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं पता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार तो बहुत बड़ी बात। फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहां नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की, जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी। हम समझ नहीं पाए, 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा ये डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत हैं, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटो। तो बाबा साहब बड़े रुकने के लिए, तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे हैं, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है, ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। सम्मानित साथियों, तो आपने सुना, आपने ये बात भी सुनी और साथ ही आपने ये अंदाजा भी लगा लिया होगा कि समर्थकों का जो जोश है, समर्थकों का जो हर्षोल्लास है, वो ये जतलाता है
कि अब देश में एक नए दलित मसीहा की जगह जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है और इस जगह पर चंद्रशेखर रावण ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब आपको उस ओर ले चलते हैं जिस बात पर अभी आपका जहन नहीं गया और वो आपको बताएं, मामला ये है कि अब इस बात की चर्चाएं ज्यादा तेज हो गई कि अगर बेंगलुरु में, पटना में विपक्ष की उस बड़ी बैठक का मायावती, चंद्रशेखर रावण हिस्सा नहीं थे तो उसमें अब क्या इनकी जगह नहीं बन पाएगी या फिर ये कोई नए जो है गठबंधन का आकार बना सकते हैं। ये पूरा मामला तो अपनी जगह है, लेकिन आपको ये बात बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर जो है विपक्ष को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो उन्हें इन चेहरों के साथ जाना ही होगा। अब इस पर मायावती का रुख क्या होगा, ये काफी ज्यादा समझने वाली बात है। मायावती इस समय काफी जो है अलग थलग पड़ती नजर आ रही है, लेकिन उस मुद्दे पर चंद्रशेखर रावण भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन आपको उस चंद्रशेखर के दीवाने का, चंद्रशेखर के उस जो है चाहने वाले का ये रवैया जो है जरूर देखना चाहिए, जिससे आप भी कहीं ना कहीं ये समझ पाएंगे कि क्या वाकई किसी इंसान में इतनी दीवानगी एक राजनेता को लेकर हो सकती है। अब देखिए, इस व्यक्ति के कहे गए शब्दों को सुनिए, इस व्यक्ति के हाव भाव को आप समझिए। तो देखिए इस बयान, और वो अपना काम बखूबी से करेंगे और अच्छा करेंगे, हमें उनसे उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उम्मीद है। अब यहाँ पर बात एक बार को, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जाहिर सी बात है दिल्ली में आ रहे हैं तो सिर्फ हमले की बात तो नहीं होगी, बात यहाँ पर राज्य सरकार की भी कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, कई बड़ी बड़ी हस्तियां चंद्रशेखर आजाद से मिलने जाती हैं, उनके हमले को लेकर सीधे सीधे कहती है कि आखिरकार किस तरह से इतने बड़े नेता पर हमला हो जाता है। लेकिन राज्य की सरकार, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आखिरकार इस मामले पर कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आते हैं। तो उनकी खामोशी का आखिरकार क्या मतलब आपकी नजरों में है? वो जालिमों को फुल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई को न्याय दिलाए, उनकी आवाज को वही दफन करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला है हुआ है उसका तार कहीं ना कहीं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ रहा है, क्योंकि अभी ये वही जगह है जहां पर हमने महज 2 महीने पहले देश की उन पहलवान खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखा था अपने आत्मसम्मान के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपको भी याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी मांग उठा रहे थे। तो ये जो दावा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? हो सकता है इन जैसे बलात्कारियों ने हमारे भाई को मिटाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, ताकि ये करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, इनके आवाज को बंद कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि भाई को सीबीआई जांच करके उन अपराधियों को निष्पक्ष रूप से जांच करके दोषियों को सजा दी जाए, कहीं इसमें बेगुनाह को सजा ना हो जाए। जय भीम, जय भारत। अब हम उन 2 महत्वपूर्ण सवालों की तरफ रुख करते हैं, जिन सवालों को जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है और आपको ये भी बताएंगे, ये भी समझाएंगे कि दरअसल इस पर हमारे सहयोगी की क्या राय है और जो खास करके चंद्रशेखर रावण के समर्थक हैं उनकी क्या राय। तो पहले आइए आपको अपने सहयोगी की राय को बताते हैं कि मायावती और चंद्रशेखर का साथ आना या ना आना ये कितना ज्यादा राजनीतिक फिजा को बदल सकता है। तो पहले आप मेरे सहयोगी के इस पूरे बयान को सुनिए। उन्होंने इस सवाल के जवाब में अपने पक्ष को किस ढंग से रखा है और उनको क्या लगता है, उनकी इस पर निजी राय क्या है। तो सुनिए उनके इस बयान। मायावती को नहीं बुलाया जाना, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या फिर वही कारण जो लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं कि वो भाजपा से मिली हुई है या डरी हुई है? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है।
बिल्कुल ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त जो है वो डरी हुई हैं और कई ऐसे विपक्षी पार्टियों में नेता भी हैं, मजबूत नेता हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना होता है, तमाम विपक्षी पार्टियों को कहना होता है कि ईडी सीबीआई जिस तरीके से यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएगा। लोगों को डर है, नेताओं को डर है कि कहीं उनके घर भी ईडी ना पहुंच जाए, कहीं उनका भी यहाँ पर जो है गिरफ्तारी ना हो जाए। तो ये तमाम सवाल हैं, इसको लेकर के लगातार मोदी सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मायावती की अगर बात की जाए, मायावती और चंद्रशेखर रावण यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मायावती के साथ अगर वो गठबंधन कर लेते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुनाफा उनको चुनाव के मद्देनजर होता हुआ नजर आएगा। वो पहले भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, हालांकि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं योगी आदित्यनाथ को अकेले चुनौती दूंगा, लेकिन जिस तरीके से वो अकेले चुनौती देने के लिए आगे आए हैं, मुझे लगता है कि अगर मायावती का साथ उनको मिल जाता है तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुछ परसेंट जो यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि उनको नुकसान जरूर होता हुआ नजर आएगा वोट बैंक में। कहीं ना कहीं दलितों का वोट बैंक जो है वो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रशेखर रावण के लिए भी और मायावती के लिए भी। तो यहाँ पर अगर उनका दोनों का गठबंधन हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक में कुछ कमियां जरूर आएंगी। तो आपने सुना। अब हम लौटते हैं चंद्रशेखर के समर्थक के, चंद्रशेखर के चाहने वालों की ओर कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है और क्या वाकई वो दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो अब समर्थकों के भी पक्ष को सुनना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो सुनिए आप उन समर्थकों का क्या कहना है इस पूरे विषय पर। मोदी का ये तो काम है, वो ही हर जगह करवा रहे हैं, वो यहाँ पे भी वही करवा रहे हैं, वहाँ पे भी वही करवा रहे हैं। ये कह रही है कि कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जी पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार है, और उसके जिम्मेदार कौन? मोदी जिम्मेदार है, सब कुछ उनके ही अंदर है ना। आप ये देखिए, ये वही जगह है यहाँ पर अभी 2 महीने पहले तक देश की बेटियां, पहलवान खिलाड़ी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत मिले हैं, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। फिर भी कल ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी जाती है। ऐसे देश में आखिरकार किस तरह से मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि बेटियों का विकास हो रहा है? मोदी जी बेटियों को बस ऐसे कह रहे हैं, बेटियों को उनका कोई समर्थन नहीं है, कोई भी वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है मोदी को बेटियों की तरफ से। तो आपने सुना। अब एक अहम तरीन सवाल आपके जहन में ये भी आता होगा कि क्या मायावती इस समय उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में अपनी खामोशी से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और क्या यह मैसेज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच भी चुका है। यही वजह है कि इस समय विपक्ष का कोई भी लीडर इस बात की चर्चा तक नहीं कर रहा है कि मायावती को अपने साथ लाया जाए। क्या ये सोची समझी साजिश है? क्या इस पर जानबूझकर चुप्पी बनी हुई? और ये दोनों ही खेमे की बात कर रहा है, किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी यही लग रहा है? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर हम जब चर्चा करते हैं तो हमें ये बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीतिक हैसियत क्या है, मायावती की राजनीतिक औकात इस समय उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिल रही है। उनके पास कितने विधानसभा के सदस्य हैं, कितने लोकसभा के सदस्य हैं, और उनके पास विधान परिषद में कितने सदस्य, उनकी संख्या जो है वो आपको हैरान कर देगी। और ये संख्या आप बखूबी जानते भी हों। ये संख्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मायावती के उस घटते राजनीतिक असर को जो है दिखाता भी है। तो इस पर आपका क्या सोचना है और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का क्या सोचना है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप इतनी बात सुनिश्चित करके चलिए कि 2024 में एक बड़ा खेल होने वाला है, और वो खेल चंद्रशेखर रावण मायावती दोनों मिलकर कर सकते हैं। देश में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि दलित वोट बैंक को क्या एकत्रित किया जाना चाहिए, दलित वोट बैंक को क्या एक साथ आने की जरूरत है, और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सभी एक टक लगाए बैठे हैं,
सभी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस उम्मीद में, एक आस में बैठे हुए हैं कि इस पर क्या फैसला जो है वो देखने को मिल सकता है। और इस बयान के सुनने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फिजा बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में दलित जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर होता हुआ नजर आ सकता है और इससे राजनीतिक जो हलचल है वो भी पैदा होगी और इस वक्त होती भी नजर आ रही है। आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा और इस प्रोग्राम में कही गई बातें कैसी लगी, साथ ही चंद्रशेखर रावण और मायावती के बीच की इस राजनीतिक अदावत या फिर आप कहें कि राजनीतिक मिलावट आने वाले दिनों में क्या बनने की संभावनाएं देखी जा रही हैं और क्या इसके आसार नजर आ रहे हैं। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए, देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।